विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में जिस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किस संविधान से प्रभावित है, तो उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक तरह से संविधान का सार मानी जाती है। यह उसके लक्ष्यों को प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। यानी संविधान की मूलभूत बातें क्या क्या है, संविधान में किन किन लक्ष्यों और उद्देश्यों को फोकस किया गया है, किन पर बल दिया गया है, ये सभी हमें संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से हम उनका पता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका दी गई है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें सन्निहित हैं जो संविधान की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान की आधारभूत व्यवस्थाएं हैं, जिनके बारे में संविधान में बल दिया गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा या उसके लक्ष्य हम संविधान की प्रस्तावना को कह सकते हैं। जो संविधान की प्रस्तावना दी गई है उसमें 3 शब्दों को समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तत्कालीन सरकार ने इन शब्दों को संविधान का अंग या भाग बनाया है। अब इस प्रस्तावना की अगर हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले जो शब्द इसमें दिया गया है वो है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों से क्या अभिप्राय निकलता है? हम भारत के लोगों का मतलब ये है कि भारत में जो प्रभुसत्ता है वो भारतीय जनता में निहित है। दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है कि क्योंकि उस समय हम, पहली बात जो हम भारत के लोग हैं संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसमें 3 बातें प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती हैं। पहली जो बात है कि अंतिम जो प्रभुसत्ता है वो भारतीय जनता में निहित है। दूसरी जो चीज़ है कि संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरी बात है भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। किसी विदेशी सत्ता ने या किसी बाह्य सत्ता ने भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम भारत के लोग भारतीय जनता की प्रभुसत्ता
भारतीय जनता की सर्वोच्चता और भारतीय जनता की इच्छा को इंगित करता है। इसके आगे संविधान की प्रस्तावना के जो दूसरे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी विदेशी सत्ता का कोई अधिकार नहीं है। यानी हम आंतरिक और बाह्य दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ इच्छा अनुसार वैदेशिक संबंधों का निर्धारण कर सकते हैं। इस पर भारत पर नियंत्रण लगाने वाली कोई बाह्य सत्ता नहीं है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। समाजवाद का अभिप्राय यहाँ ये नहीं है कि जो लोक प्रचलित समाजवादी मॉडल है उससे अलग है, उससे भिन्न है। भारत के द्वारा इसे अपने विशेष परिस्थितियों के आधार पर अपनाया गया है। तो जो उस समय पूंजीवाद और समाजवाद के जो लोक प्रचलित अर्थों में समाजवाद का अर्थ नहीं है। यहाँ समाजवाद का मतलब ये होता है कि सरकार का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, साधन विहीन वर्ग हैं, जो विकास की धारा से पिछड़ गए हैं, उन लोगों के अपलिफ्ट करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए वो नीति और कार्यक्रम सरकार के द्वारा अपनाए जाएंगे, शासन का संचालन किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता इस बात को इंगित करती है कि भारत में राज्य द्वारा धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये धर्मनिरपेक्षता का है, ये भारतीय संविधान की एक तरह से आत्मा है। और अगला जो शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत में लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य को भी अपनाया गया है। लोकतंत्र में शासन की जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है, और जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं वो अपना पद जनता से ही प्राप्त करते हैं। तो गणराज्य का अभिप्राय एक ऐसे राज्य से होता है जिसमें जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, भारत में जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, वह अपना पद जनता के द्वारा निर्वाचित होकर प्राप्त करता है। ब्रिटेन यद्यपि लोकतंत्र की जननी है, सबसे पहले लोकतंत्र का जो उद्भव और विकास हुआ वो ब्रिटेन में हुआ, लेकिन आज भी वहाँ गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र प्रचलित है। क्योंकि वहाँ राज्य का जो मुखिया है, सर्वे सर्वा है, सम्राट, वो अपना पद वंश परंपरा के आधार पर प्राप्त करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। सामाजिक न्याय से अभिप्राय सामाजिक समानता से है। सामाजिक न्याय में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाता है तथा समाज में जाति, वर्ण, लिंग व संपत्ति अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो जो ये दिखाया गया है, बताया गया है कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय सामाजिक समानता से है, और सामाजिक समानता इस बात को इंगित करती है कि व्यक्ति का जो महत्व है वो व्यक्ति होने के नाते है। इस आधार पर उसका महत्व नहीं है कि वो किसी जाति विशेष का है, किसी धर्म विशेष का है, किसी वर्ण विशेष का है, या उसका पुरुष है, स्त्री है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। आर्थिक न्याय से अभिप्राय किसी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना से है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त जनता का अधिकार होता है तथा उनका प्रयोग समस्त समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो यहाँ आर्थिक न्याय में भी ये किया गया है कि जो देश के आर्थिक संसाधन होंगे उस पर जो नियंत्रण होगा उत्पादन और वितरण के साधनों पर, वो समाज का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति विशेष का उन पर अधिकार नहीं होगा। उनका लाभ समाज के सभी व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होगा। इसी तरह से राजनीतिक न्याय से अभिप्राय राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति को समान रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। यानी
हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई है, जिसमें 18 वर्ष या इससे ऊपर की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक मतदान करने का अधिकारी होता है। राजनीतिक पदों यानी चुनाव प्रक्रिया में वो भाग ले सकता है और शासन शक्ति में उसकी भागीदारी हो सकती है। वहाँ पर किसी भी आधार पर कोई अन्य तरह की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो अगले शब्द हैं वो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। और संविधान का जो अंतिम आदर्श है वो बंधुता से संबंधित है, यानी भ्रातृत्व से संबंधित है कि यहाँ बंधुता को बढ़ाया गया है। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श से प्रेरित है। इसके साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता के आदर्श को सर्वोच्च महत्व दिया है। संविधान निर्माता भारत में क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता के प्रभावों से परिचित थे। इसलिए उनका मानना था कि यदि भारत में आधारभूत एकता की स्थापना करनी है तो इन जो विविधताओं से के कारण से जो एक तरह से भारत में अलगाव की भावना पैदा होती है उसको रोकना है, तो हमें राष्ट्र की एकता के लिए आपस में बंधुत्व की आदर्श को लेकर साथ चलना होगा। और यही कारण है कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया है और राष्ट्र की एकता को महत्व दिया गया है। तो ये भारत की संविधान की प्रस्तावना थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान की प्रस्तावना से निकलते हैं। तो इसमें जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान से प्रेरित है, तो हमें ध्यान रखना होगा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए ये ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में कि यदि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, और दूसरी जो प्रश्न आ सकता है कि यदि संविधान के किसी अनुच्छेद और प्रस्तावनाओं को लेकर आपस में किसी तरह का अगर विरोधाभास पाया जाता है तो न्यायपालिका के द्वारा किसे महत्व दिया जाएगा। तो इसमें यह है कि संविधान का दर्शन जरूर होता है हमें संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन वो संविधान का पाठ भाग नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह का कोई वाद सर्वोच्च न्यायालय में दायर होता है कि वो संविधान की प्रस्तावना में अलग बात है, संविधान के अनुच्छेदों में अलग बात है, या उनमें कोई विरोधाभास है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेदों को ही महत्व प्राप्त होगा, प्रस्तावना को महत्व प्राप्त नहीं होगा। तो इन सब संवैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण आदर्श है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिससे हमें संविधान निर्माताओं की दृष्टि का, विजन का पता चलता है और ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, अंग है।